तो वेलकम स्टूडेंट, अगेन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज हम, जिसका चैप्टर का नाम है आपके बुक में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। राइट। अगर मैं चैप्टर नंबर की बात करूं आपकी बुक में टीएस ग्रेवाल में, तो उसमें इसका चैप्टर का नंबर जो है आई थिंक लास्ट है पार्टनरशिप के व्यू पॉइंट से देखा जाए, और चैप्टर नंबर है इसका 8। राइट। अब देखो, सबसे पहले तो एक बात समझो, जैसे कि टर्म सेकंड में हो या फिर जैसे अभी तक फुल फाइनल एग्जाम में एक बार एग्जाम होते थे मार्च में, दोनों ही केस में ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन पेपर नहीं है जहां आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से क्वेश्चन ना मिला हो। एक। दूसरी बात कि इसमें मिनिमम 6 नंबर, देखो वैसे मैं हर बार बताता हूँ, अगेन कह रहा हूँ कि किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप तो हमें पता है कितने नंबर की आएगी, लेकिन कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा ऐसा कोई स्पेसिफाइड लिखा हुआ नहीं है। स्टिल नॉर्मल देखा गया है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 6 नंबर के लिए तो आती ही है। और इस बार का जो सैम्पल पेपर देखा हमने, उसमें भी आप 6 नंबर की आराम से देख सकते हो। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर अगर हम बात करें अभी तक के टॉपिक की, अब आप अभी खत्म करके आ रहे हो टर्म सेकंड के बाद रिटायरमेंट, है ना। उसके बाद हम खत्म करके आ रहे हैं बेटा डेथ, ठीक है ना। और लास्ट चैप्टर कर रहे हैं हम डिसोल्यूशन। तो इस बात को आपको समझना चाहिए कि 1 2 3 चैप्टर होगी, वैसे ये तो एक ही है सर, देखा जाए ये एक ही चैप्टर है, और ये दूसरा, तो देखा जाए तो दो ही हो रहे बेसिकली। लेकिन अगर चलो आप 3 चैप्टर ही मान लो, अगर आपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं तो इन्हीं के साथ आपकी एंड हो जाएगी सारी पार्टनरशिप। तो आपको बहुत ज्यादा फोकस करके ये समझना चाहिए कि टर्म सेकंड में अगर कोई पार्टनरशिप में से क्वेश्चन आना, तो वो इन ही 3 चैप्टर में से आना। तो आना भी कंपलसरी है, फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो क्यों ना आप उस पर फोकस ज्यादा करें। तो मैं अगेन कहूंगा कि रिटायरमेंट का बहुत अच्छे से रिवीजन करें घर पे बैठकर, जनरल एंट्री डालने की कोशिश करें, लोन अकाउंट स्पेसिफाई बनाएं। मैंने आपको लोन अकाउंट सिखा रखे हैं, 3 केस हो सकते हैं लोन अकाउंट की, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना। डेथ में भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। अब डिसोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, तो अगेन जैसे मैं हर चैप्टर स्टार्ट करने से मोटिवेट करता हूँ आपको, तो मेरा कहना ये लास्ट है, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे, कि बेटा हो सकता है आपने इन 2 चैप्टर पर फोकस ना किया हुआ हो, तो आप अगेन एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जिसका रिटायरमेंट या डेथ बहुत अच्छा नहीं हुआ है तो ठीक है, अभी के लिए उसको छोड़ दो, जब हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। जो करता आ रहा है वो तो रिविजन करे, जिसने नहीं किया है तो वो यहाँ से एक बेहतर स्टार्ट कर सकता है। यूं तो सबसे आसान चैप्टर है ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, लेकिन अकॉर्डिंग टू, जब इसमें जैसे अभी मैं बात भी कर रहा था आपसे क्लास स्टार्ट होने से पहले, कि प्रैक्टिकल अकाउंट करना और एक एग्जाम के लिए अकाउंट करना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो प्रैक्टिकल तो बहुत आसान है चैप्टर, लेकिन एग्जाम व्यू पॉइंट से जब बच्चों को बताया जाता है तो वो थोड़ा टिपिकल्ट हो जाता है, बच्चे बातों को समझ नहीं पाते। तो आपका अगर हम उन्हीं बातों पे फोकस करेंगे तो यकीन मानिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, और जिस तरीके से मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा यकीन मानिए उससे भी ज्यादा आसान कर दूंगा। लेकिन उसके लिए प्रॉमिस करना पड़ता है अपने आप से। मुझसे प्रॉमिस पूछ ना करो, अपने आप से प्रॉमिस करो कि जितना क्वेश्चन, जितना चीज सर कहेंगे, जितनी चीज पढ़ाएंगे, हम उसको घर पे ही याद करेंगे, तभी आपका कुछ हो सकता है। तो खैर छोड़िए इन बातों को, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर का नाम है, जैसे कि आप देख सकते हैं, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज का खत्म हो जाना, वाइंड ऑफ हो जाना, ठीक है ना, विघटन हो जाना, हिंदी में सही बोल रहे हैं तो, ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो एक बात पर यहाँ पर आप फोकस करने की कोशिश करना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो क्या कह रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है। किसका डिसोल्यूशन हो रहा? देख देख पा रहे? डिसोल्यूशन किस चीज का हो रहा? डिसोल्यूशन हो रहा पार्टनरशिप फर्म का। मेरी बात को अगेन ध्यान से सुनना, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और अभी तक तो 3 साल से लास्ट ईयर में ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें इसकी थ्योरी भी ना आए इस चैप्टर की, और एक क्वेश्चन यहीं से खूब बनता है, बड़े बड़े इंटरव्यूज में, बड़े बड़े एग्जाम में भी खूब विचलाते हैं एग्जामिनर या इंटरव्यू जो भी पैनल लेता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों अलग अलग बातें हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा देख लो आप, कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है फर्म ही बंद होगी, फर्म खत्म हो जाएगी, आगे बिजनेस नहीं चलेगा।
लेकिन जब बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसका मतलब है फर्म चलती रहेगी या चलती रह सकती है, कंपल्सरी नहीं है, चलती रह सकती है, लेकिन पार्टनरशिप टूट गई। बेसिकली पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है? सिर्फ अग्रीमेंट ही तो है, किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच। तो मेरी बात को समझना समझना बेटा, अगर ये तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर में से एक पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, क्या ले रहा है? रिटायरमेंट, फर्म को छोड़ के चले गया। तो छोड़ने से पहले जब ये तीनों बिजनेस स्टार्ट किया था इन्होंने, तो इन तीनों के बीच क्या थी? बोलो, इन दोनों के बीच क्या था? एक एग्रीमेंट था, हाँ या ना? तो ये एक पार्टनरशिप थी तीनों के बीच में, लेकिन जब ये रिटायर होकर चला जा रहा है तो इसको ही बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इनके बीच में क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, लेकिन चैप्टर हमारा ये नहीं है। हमारा चैप्टर क्या है मेरे बच्चों? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब फर्म होने का मतलब क्या है? कि जो भी कोई पार्टनर थे, उनका जो भी बिजनेस था, ठीक है ना, मान लेते हैं एक बिजनेस था, तो ये बिजनेस ही एंड हो गया, इसको ही खत्म करना हमको। इनके अंदर जो पार्टनर थे वे तो, उनके बीच में पार्टनरशिप तो टूटेगी टूटेगी, लेकिन फर्म भी बंद होगी। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। थ्योरी के लिए ज्यादा आप अपने क्वेश्चन में बुक में जाना और डिफरेंस पढ़ लेना एक बार। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? एक बहुत ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा हो फर्म, तो क्या पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो जाएगी? तो हाँ बिल्कुल, अगर फर्म ही बंद हो गई तो वो स्वतः है, उनके बीच की जो पार्टनरशिप है वो खुद ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है, खाली इनके बीच में एग्रीमेंट टूट रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि फर्म बंद हो। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे इस बात को। आगे आते हैं, क्या लिख रहा है बेटा यहाँ पर? अगर आप ध्यान से देखें तो एक चैप्टर है आपका कि डेफिनेशन है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस, जैसे यहाँ पे बताया डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यू। देखो क्या बताया? बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यू। अगर डिसोल्यूशन, अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप फर्म की, अगर मैं फर्म की बात करूं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अच्छा इसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि फर्म ही तो बेसिक बंद हो रही है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यू, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा, बंद हो जाएगा, दैट इज क्लोज्ड एंड द फर्म इज वाउंड अप। फर्म क्या हो जाएगी बेटा? वाउंड अप हो जाएगी, दैट इज डिसॉल्व्ड, यानी कि उसको बोल सकते हैं डिसॉल्व हो जाएगी। एज ए रिजल्ट, जिसके वजह से इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स एंड्स। और देखो, अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स खुद पे खुद खत्म हो जाता है, ये कमाल की बात है। और लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ सिर्फ पार्टनरशिप होता है, तब जरूरी नहीं कि बिजनेस भी बंद हो। यही बात मैं आपको पहले समझा भी रहा था। इट इज डिफरेंट, ये डिफरेंट है फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो ये डिफरेंट है, किस चीज से डिफरेंट है भैया? ये डिफरेंट है किससे? डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये डिफरेंट है डिसोल्यूशन फ्रॉम पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों से, दोनों में अंतर है। विच मीन्स चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर बट द फर्म कंटिन्यू। देखो जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है ना, तो बीच में रिलेशनशिप बदल जाते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आल्सो इज एग्जांपल ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन क्या कह रहा है? अमंग द पार्टनर्स बट द फर्म कंटिन्यू, लेकिन फर्म क्या रहती है? कंटिन्यू रहती है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक डेफिनेशन दे रखी है, वैसे बातें यहाँ तक समझ में आ चुकी हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग द ऑल द पार्टनर इन द फर्म। In such an event, all asset of the firm are realized, that is sold। ये कह रहा है यहाँ पे, एक प्रैक्टिकल बात कह दी ने, इन सच इवेंट, ऐसा होने पर क्या होता है? ऑल एसेट, जितनी भी एसेट्स हैं, ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म, फर्म की, आर रियलाइज कर दी जाती हैं, दैट इज सोल्ड। रियलाइज का मतलब क्या होता है? सोल्ड की जाती हैं। एंड लाइबिलिटीज आर पेड, मतलब सर, मतलब ये, जब एक डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, तो सारी एसेट्स क्या कर दी जाती हैं? बेच दी जाती हैं, और सारी लाइबिलिटीज, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, उनको पेड कर दी जाती हैं। द बैलेंस, अगर कुछ पैसा बचता है, किसका है? अगर एसेट बेच दी, एसेट बेचकर लाइबिलिटी को पेड किया जाता है, द बैलेंस, और पैसा बच गया अगर, इफ एनी, अगर है तो,
इज पेड टू द पार्टनर्स, और वो पार्टनर्स को पेड कर दिया जाता है, क्योंकि शुरुआत में पैसा तो उनका ही लग रहा था ना। तो अगर एसेट बेचकर आपकी सारी लाइबिलिटीज पूरी हो चुकी, कुछ पैसा बच गया, तो वो किसको दे दिया जाता है? पार्टनर्स को दे दिया जाता है इन सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट, उनका अकाउंट सेटल करने के लिए। इफ देयर इज ए शॉर्टफॉल, अगर शॉर्टफॉल होता है, भाई ऐसा भी तो हो सकता है आपकी लाइबिलिटी तो है 1 लाख रुपए की, लेकिन एसेट बिकी 60,000 रुपए की। मान लीजिए एसेट जो है आपने बेच दी 60,000 रुपए की, लेकिन लाइबिलिटी है 1 लाख रुपए की, तो ये कौन सी स्थिति है? शॉर्टफॉल की, है ना। इन मीटिंग आउटसाइड लाइबिलिटी इट इज मेड बाय द पार्टनर्स। इन इसे अब ये 40,000 रुपए कौन पूरे करेगा? ये 40,000 रुपए भी पार्टनर ही पूरे करेगा। इट इज मेड बाय पार्टनर फ्रॉम देयर प्राइवेट एसेट्स, उनके घर के बर्तन भांडे बेचकर पूरा पैसा किया जाएगा। आया समझ में? तो बेटा ये होता है क्या कि आपके बीच में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये डेफिनेशन सफिशिएंट है, सब कुछ इसने बातें कह दी। बेसिकली यही काम हम करने भी वाले हैं इस चैप्टर में। आगे चलते हैं। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा इस चैप्टर में मैंने थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, तो क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मैंने हर एग्जाम में इसका थ्योरी से क्वेश्चन जरूर देखा है। मैंने उतना लिखा है जितना जरूरी है, आप चाहो तो बुक से और ज्यादा इसको पढ़ना है आपने। अब कहता है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। तो मोड्स कितने हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स की? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 5 दिखाई दे रहे होंगे आपको ब्लू कलर से, तो टोटल 5 हैं। तो वन बाय वन बात करेंगे। नंबर 1, कब होता है डिसोल्यूशन मोड्स? तो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, अगर सारे पार्टनर एग्री हैं कि हम फर्म को बंद कर देंगे, तो भी फर्म बंद की जा सकती है, ठीक है ना। उसके बाद है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ये बहुत बार पूछा जाता है कि कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होता है फर्म का, तो याद रखना इसको, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। तो देखो कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होता है? 2 कंडीशन है, आपसे एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। व्हेन ऑल द पार्टनर्स ओ आर, और ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन, या तो सभी पार्टनर या सारे पार्टनर एक को छोड़कर बिकम इंसॉल्वेंट, क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट हो जाए, बिकम इंसॉल्वेंट, ठीक है, क्या हो जाए? बिकम इंसॉल्वेंट। बी है व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल, या तो या फिर क्या हो जाए? बिजनेस जो है फर्म का वो अनलॉफुल हो, यानी कि इलीगल बिजनेस हो, हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस कैसा हो बेटा? अनलॉफुल। उस टाइम पे बिजनेस का, फर्म का डिसोल्यूशन कंपल्सरी हो जाता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है बेटा, तीसरा ऑप्शन है कि बाय नोटिस, नोटिस के द्वारा भी हम फर्म बंद कर सकते हैं। और क्या है जी? आपका ऑन इवेंट, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर इनमें से नीचे में से कोई भी इवेंट क्या हो जाए? हैपनिंग हो जाए, यानी कि हो जाए। तो चौथा क्या है? ये चारों ऑप्शन याद, आपको याद रखने चाहिए, याद करने पड़ेंगे आपको। ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म, यानी कि बिजनेस की जो हमने टर्म बनाई थी वो एक्सपायर हो जाए, यानी कि हमने, ये हमारे 2 पार्टनर थे, ठीक है ना, इन्होंने क्या करा? म्यूचुअल एग्रीमेंट करा और एक फर्म स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। अब इनका जो बिजनेस, इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट करी बिजनेस के साथ, उनका एक टर्म था कि 10 साल तक करेंगे, तो वो 10 साल पूरे हो गए, तो ठीक है। अब इन्हें लगता है बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना, तो भी हमें क्या कर देना, क्या हो जाता है? फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है, फर्म बंद की जाती है। आगे चलिए, कंप्लीटेशन ऑफ द वेंचर। अब ये वेंचर क्या है? यहाँ पे तो कंप्लीटेशन ऑफ द टर्म, टर्म था टाइम, वेंचर होता है जिस चीज के लिए काम करा हो, यानी कि हमने पार्टनरशिप करी किसी काम के लिए, कि ये काम पूरा होने के लिए। जैसे आपने देखा होगा, मैं मान लीजिए आपके नेशनल हाईवेज बनते हैं, तो इनमें क्या होता है? आजकल तो वैसे भी चली रहा, मोदी गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को क्या दे रही है? हाईवे बनाने के लिए। तो क्या कर दिया? एक एग्रीमेंट कर दिया कि तुम्हें ये हाईवे बनाना है। अब ये हाईवे पूरा बन गया तो क्या होगी? वहीं पार्टनरशिप खत्म होगी इनके बीच की, तो फर्म भी बंद होगी जो उन्होंने चलाई, ठीक है ना। तो इस टाइप से वेंचर पूरा होने पर भी ये कंपल्सरी हो जाता है। उसके, सॉरी, कंपल्सरी नहीं होता, मतलब मोड्स की बात करें तो उस टाइम पे हम कंप्लीट वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिसोल्यूशन करते हैं। अब आता है सी, ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब अभी अभी ने पीछे पढ़ा कि डेथ ऑफ ए पार्टनर, सर डेथ ऑफ ए पार्टनर में कहाँ डिसोल्यूशन होता? तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये जितने भी पॉइंट पे बता रहा हूं मैं, ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन किया जा सकता है, क्या? डिसोल्यूशन, ठीक है ना। तो अगर देखो टर्म एक्सपायरी होगी तो टर्म को बढ़ाया भी तो जा सकता है, लेकिन बंद भी किया जा सकता है। कंप्लीटेशन ऑफ वेंचर, वेंचर पूरा होने पर फर्म को बंद भी किया जा सकता है और उसको, वेंचर को बढ़ाया भी, मतलब फर्म चलाई जा सकती है आगे भी। ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो भी
पार्टनरशिप फर्म वैसे बंद हो जानी चाहिए, लेकिन आप अगर चाहें तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वे उस पार्टनर फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी आपका मोड्स है एक डिसोल्यूशन का। क्लियर होगी। अब बात आती है पांचवे की बात। तो जो पांचवा है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कभी कभी कोर्ट भी आपके फर्म का क्या कर देता है, डिसोल्यूशन कर देता है। तो कब कर देता है, कह रहा ये एफ पॉइंट है, ए पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, एक पार्टनर क्या हो जाए, अनसाउंड माइंड हो जाए, यानी कि पागल हो जाए। ए पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकेपेबल फॉर परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। अगर कोई भी एक पार्टनर, ध्यान रखना ये भी कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी तो हमारे पास दो वे ही है जो मैंने आपको बताई है, दो नंबर 2 पॉइंट में। ये कोर्ट कह सकता है कि आपकी फर्म क्या हो जाएगी, बंद हो करनी पड़ेगी। तो जब किसी उसमें पूरा जजमेंट होने के बाद वो कह देता है तो वो ऐसे केस हो सकते हैं। तो ए पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, यानी कि कोई भी पार्टनर परमानेंटली, है ना, हमेशा के लिए इनकेपेबल हो जाए, यानी कि वो नहीं कर सकता किसी काम को, परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी ना कर पाए। सी ए पार्टनर हिज फाउंड, ए पार्टनर पाया जाए गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट का मतलब वही गिल्टी पाया जाए, दोषी पाया जाए किसी सही काम के लिए ना, यानी कि, है ना। उसके बाद है पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड परसिस्टेंसली बाय पार्टनर और पार्टनर्स, है ना, यानी कि किसी भी एग्रीमेंट को, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को किसी पार्टनर ने, सारे पार्टनर ने उसको गलत तरीके से यूज किया हो, तोड़ दिया हो उसको, कोर्ट फाइंड्स डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जस्टिफाइड, यानी कि कोर्ट को पाया, कोर्ट ने अपनी डिसीजन लिया, कोर्ट ने जांच बिठाई, उसमें पाया गया कि फर्म का डिसोल्यूशन ही हो जाना चाहिए, तो भी डिसोल्यूशन हो जाएगा। एफ पॉइंट है द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट ए लॉस। तो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि एक्सेप्ट एट ए लॉस कहने का मतलब, अगर कोई फर्म लगातार कई सालों से लॉस करती आ रही है तो ऐसे टाइम पे भी कोर्ट कह देता है कि फर्म को बंद कर दीजिए। ठीक है ना। तो ये 5 पॉइंट है, इनसे क्वेश्चन कई बार आया है, डेफिनेशन से भी आया है। डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप फर्म और सॉरी डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और डिसोल ये रहा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो ये आप बुक से जाके डिफरेंस पढ़ लेंगे, और मैंने समझा दिया ही है आपको। क्लियर होगी बात। अब बात आती है, सर अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है, हमें क्या करना है, ये तो होगी बेटा थ्योरेटिकल बात। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की बात, यानी कि आपको तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पेपर, राइट। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर में क्या है, तो अकाउंटिंग प्रोसीजर को समझते हैं। अकाउंटिंग प्रोसीजर में आपको एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। अब बहुत से बच्चे, मैं देखता हूँ कि बहुत से बच्चे एग्जाम तक कंफ्यूजन रहते हैं, अभी तक आप करके आ रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना, मैं ऐसे जान के बोल रहा रियलाइजेशन, नॉर्मल क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। पहले करते आ रहे थे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो मेरे, इसलिए मैं उनको डिफरेंस बताता हूँ शुरू से ही। देखो री, तोड़ दो, रीवैल्यूएशन, ठीक है जी। वहां पे हम करते थे दोबारा से वैल्यूएशन, किसका, एसेट्स का, और किसका मेरे बच्चों, लाइबिलिटीज का। आपने देखा था ना, एसेट बढ़ गई, स्टॉक घट गया, ये तो होता था रिवैल्यूएशन में। लेकिन यहाँ पर आप रिवैल्यूएशन थोड़ी करोगे, फर्म बंद कर रहे आप, तो रिवैल्यूएशन करके क्या करोगे, खत्म, उन्हें बेचना ही है आपने, तो आप उनको बेचोगे ही, और बेचने को ही बोलते हैं रियलाइजेशन। ठीक है ना। उनको रियलाइज करते हो, रियलाइज करने का मतलब हिंदी में एक नॉर्मल वर्ड यूज होता है, वसूल करना। ठीक है ना। वसूल करना, क्या वसूल करना, एसेट्स के पैसे जो बेचे, जो एसेट्स आपने बेची उनसे पैसा वसूल करना, और लाइबिलिटीज को पेमेंट कर देना, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन। तो एक ऐसा अकाउंट आपका नॉर्मली बनेगा। ध्यान रखना, मैं तो बहुत ज्यादा पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से। देखो मैं हर बार बोलता हूँ, कभी 3 साल, कभी 4, तो जो मैं बोलता हूँ बिल्कुल सटीक बोल रहा हूँ एनालाइज करके। मैं पिछले 4 या 5 सालों से देख रहा हूँ कि इस चैप्टर से ज्यादातर जनरल एंट्री आती है। तो क्या सर जनरल एंट्री सिखाओगे आप एकदम से, नहीं, हम पहले जैसे कि हमने डेथ में पहले लेजर अकाउंट सीखे हैं, देन हम जनरल एंट्री पे आते थे, सिमिलरली ऐसे ही हम यहाँ पर भी पहले लेजर करेंगे, क्योंकि लेजर के बिना अगर मैं जनरल सिखाऊं तो तुम्हें टिपिकल लगेगा, लेकिन अगर आपने एक समरी बना ली, लेजर बनाना सीख लिया, तो यकीन मानिए आपके लिए जनरल एंट्री बहुत आसान हो जाएंगी।
ठीक है ना। तो अब बात आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। नंबर 2 पे आपको क्या करवा लेता है वो, नंबर 2 पर आपसे बनवा लेता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बेटा, दूसरे नंबर पे आपसे नॉर्मल बनवा देता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 3 पे आपसे बनवाता है पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ एनी। और नंबर 4 पे बनाता है कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ पर ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि आपको सेटलमेंट करना कितने पैसे आए, कितने पैसे गए और कहाँ को गए। राइट, समझ आ रही होगी बात, क्योंकि यहाँ पे हम डिसोल्यूशन कर रहे। अब होता क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन होता है आपको, गिवन इन क्वेश्चन आपको नॉर्मल क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, उस बात को समझिए। नॉर्मली क्वेश्चन में जो आपको गिवन होता है मेरे बच्चे, वो एक बैलेंस शीट गिवन होती है, जैसे कि आप देखते भी आ रहे हो, हाँ या ना। बैलेंस शीट गिवन होती है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट गिवन होती है। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट तो नहीं होगी, लेकिन एडजस्टमेंट होगी, लेकिन किस रूप में होगी बताएगा कि क्या करना है। लेकिन उससे पहले एक नॉर्मल फिनोमिना समझ लीजिए, बहुत ये काम आएगा आपके। आपको बैलेंस शीट बनानी और एक क्या बनाना बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, हाँ या ना। आपको क्या बनाना है, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। अब जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, ये वाला अकाउंट, तो बात को समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना आप, आपको करना कैसे है। देखिए बच्चों, अगर आपको आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, तो जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, आप उनको ट्रांसफर कर दोगे। कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। देखो मैं ऐसे क्यों पढ़ाता हूँ, ये सारे क्वेश्चन में जितने भी आपको पढ़ाता हूँ, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो मैं आपको हमेशा एक माइंड मैपिंग से पढ़ाता हूँ। आप इसको लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं, और किसी भी कन्फ्यूजन होने की स्थिति में अगर ठंडे दिमाग से सोचोगे कि सर ने कैसे बताया था, तो आपको बहुत इजीली याद आ सकता है। तो याद रखना, बैलेंस शीट से और जिगजैग होता है, यानी कि रिवर्स पोस्टिंग होती है, ज्यादातर में आपने देखी भी होगी, रिवर्स ही पोस्टिंग हो रही है, तो याद रखना भी आसान है। तो लाइबिलिटीज सारी कहाँ चली जाती हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और एसेट सारी कहाँ चली जाती हैं बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। आपको फोकस मेन करना है पहले रियलाइजेशन अकाउंट पे, क्योंकि यकीन मानिए अगर आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख लिया, तो 90% इस चैप्टर को कवर अप कर लिया। नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना आता है, बैलेंस शीट तो इसमें बनानी नहीं पड़ती, क्योंकि बिजनेस कैरी नहीं हो रहा, कंटिन्यू नहीं हो रहा आगे, ठीक है ना। तो सबको रियलाइजेशन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कभी कभी पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो यकीन मानिए कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट नया है आपके लिए, ये सीखना है, ठीक है जी। और ये इतना आसान भी नहीं है रिवैल्यूएशन की तरह, आसान है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, तो उसके बात के लिए मैं जो मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना है। आज की क्लास अगर आप देखेंगे, तो कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होने का, लेकिन सारी कंसेप्चुअली है, सारी थ्योरेटिकल है, लेकिन एक एक बात बिल्कुल पत्थर की लकीर और सुनने जितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको जितनी बार देख सकते हो उतनी बार देखना, आलकस मत करना। अगेन, तो मैं कह रहा सारी लाइबिलिटीज इधर आ जाएंगी, सारी एसेट्स इधर आ जाएंगी, ये बात बताएंगे आपके बुक वाले भी। आपको एक परफॉर्मा भी लेगा, अगर परफॉर्मा की बात करूं कि क्या करेंगे भाई, यहाँ सारी एसेट्स लिख देंगे, टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू मशीनरी, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, जो भी है वो यहाँ लिख देंगे। लाइबिलिटीज टू बाय क्रेडिटर, बाय बैंक लोन, बाय एक्स वाई जेड, जो भी है वो लिख देंगे। लेकिन जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपको बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो आप इस बात पे ध्यान रखेंगे। तो कैसा होगा रियलाइजेशन अकाउंट, कुछ इस प्रकार से रियलाइजेशन अकाउंट आपका होगा, एज यू कैन सी। तो मैंने आपको जैसे बताया, अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे, तो सारी डेबिट साइड में क्या आ जाएंगी बेटा, अगर मैं आपकी नॉर्मल बात करूं, तो आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है, ये जो वाला पार्ट है, ये सारा पार्ट क्या है बेटा, डेबिट साइड है, हाँ या ना। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये सारा पार्ट कौन सा है, क्रेडिट साइड है, ठीक है। मैं लिख देता हूं ताकि किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो अगेन फोकस करना मेरी बात मेरे बच्चों, मैंने लिखा टू सन्ड्री एसेट्स, आपको ऐसे नहीं लिखना एग्जाम में, मैंने तो आपको सिर्फ शॉर्टकट तरीका बताया है कि सारी एसेट्स इधर आ जाएंगी, सारी लाइबिलिटीज इधर आ जाएंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको क्या लिख देनी है, टू सन्ड्री एसेट्स, सारी एसेट्स यहाँ जाएंगी। अगेन आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको कैसे लिखना है, इंडिविजुअली, यानी कि जैसे मान के चलते हैं हमारे पास फर्नीचर और मशीन है, तो आप कैसे लिखोगे, टू फर्नीचर
टू मशीनरी, इसका मतलब ये हुआ इंडिविजुअली का। समझना क्योंकि बात ऐसी ही लाइबिलिटीज कह रहा हूं मैं, बाय सारी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं लिख दोगे, लेकिन कैसे लिखोगे, ऐसे नहीं जैसे मैंने लिखा कि आप लिखोगे इंडिविजुअली। जैसे क्रेडिटर और बैंक लोन है मान लो, तो मैं लिखूंगा बाय क्रेडिटर्स, बाय नई लाइन में बाय बैंक लोन। आई थिंक ये बात क्लियर होगी, इसमें कोई इतना बड़ा झोल नहीं है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था, ये बात तो आपको सारी बुक्स में सारे टीचर बताएंगे, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। आपको जो नहीं लिखना है, आप ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मेरी बात को। एक्सेप्ट लिखा है, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज को छोड़कर। किसको छोड़कर, जब भाई सर आपने अभी तो बताया हमें कि सारी एसेट्स यहाँ आ जाएंगी, ठीक है, सारी लाइबिलिटीज यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। अब इसका मतलब है इसमें एक झोल है जो आपके बुक वाले नहीं बतानेंगे, तो उस बात पे फोकस करो। सारी एसेट्स तो आ जाएंगी, ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्या है, ये क्या, ये चार चीजें नहीं आने की जो मैं आपको बता रहा। नंबर एक, अच्छा कैश और बैंक कहाँ मिलता है, एसेट बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। तो मैं कह रहा सारी एसेट्स आएंगी, लेकिन कैश और बैंक ना लिख देना। क्यों ना लिख देना, क्योंकि बैंक अकाउंट बनाओगे उसमें जाएगा तो बैलेंस बीडी, हाँ या ना। दूसरे नंबर पे क्या नहीं आने की बेटा, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आएंगी। सर ये क्या है, अब 11 से पढ़ाता आ रहा हूँ, लेकिन आपको पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट यानी कि डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब मैंने 1000 बार बता रखा अपने बच्चों को, जो बैलेंस शीट में कहाँ लिख रहा हो, यहाँ पर। अगर एसेट साइड में यहाँ पे लिख रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब है ये फिक्टिशियस एसेट्स है, ये नुकसान है, ये कोई एसेट्स नहीं है, लेकिन एसेट्स के कॉलम में लिख दिया गया है। दैट्स व्हाई हम इसको एसेट्स मान लेते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं फिक्टिशियस, कृत्रिम एसेट्स, नकली एसेट्स, आर्टिफिशियल एसेट्स। तो मैंने कहा सारी एसेट्स लिख दो, लेकिन क्या ना लिखो, कैश ना लिखो, बैंक ना लिखो। नंबर 2 पे फिक्टिशियस ना लिखो। कौन कौन सी फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, और मिसलेनियस एक्सपेंस होते हैं। है ये नंबर 2 के अंदर ही, अगर फिक्टिशियस कह दिया तो ये तीनों आपके दिमाग में कॉल हो जानी चाहिए, रिकॉल हो जानी चाहिए। नंबर 3 क्या नहीं आने का आपके पास, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर आपने कभी क्वेश्चन एडमिशन के बहुत या रिटायरमेंट के करे हो, कभी कभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इधर दे देता है, जैसे कि कहता है 20 कैपिटल अकाउंट। बहुत रेयर है लेकिन होता है। तो अगर है तो उसको भी आप, मैंने कह तो दिया सारी एसेट्स लिख दो, लेकिन आप उसको नहीं लिखेंगे। गॉट इट। नाउ आती है बात, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 लोन टू पार्टनर। अब देखो लोन टू पार्टनर आ गया ना, तो लोन टू पार्टनर भी नहीं आएगा, यानी कि अगर लोन एसेट साइड में लिख रहा है तो, यहाँ पे लिख रहा 20 लोन मान लो, तो कोई पार्टनर का लोन भी नहीं आएगा। गॉट इट। सिमिलरली कुछ लाइबिलिटीज हैं आपकी, ठीक है। तो नंबर 1 क्या नहीं आएगा, कोई भी रिजर्व नहीं आएगा, कोई भी रिजर्व नहीं आएगा। नंबर 2 फिक्टिशियस लाइबिलिटी, यहाँ फिक्टिशियस एसेट्स लिखी तो सर फिक्टिशियस लाइबिलिटी भी नहीं आने की। बेटा देखो ये मैंने आपको लिखा हुआ है, कसिस ये राइटिंग मत करो, और माइक बंद करो। ये यहाँ पर फिक्टिशियस लाइबिलिटीज जो है होती नहीं है, होती नहीं है, तो ये आएगी भी नहीं, ठीक है ना। फिक्टिशियस लाइबिलिटी नहीं आएगी, होती ही है। तो वैसे मैंने आपको, ताकि आप याद करने के लिए आसान रहे इसलिए लिख दिया इसके सामने। लेकिन उसमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट क्रेडिट बैलेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद है क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल या करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं आएगा, और लोन फ्रॉम पार्टनर। तो इसमें 1 2 3 4, यहाँ है लोन टू पार्टनर, ये है लोन फ्रॉम पार्टनर, ठीक है, ये नहीं आएगा। आगे भी फॉर्मेट है, लेकिन आज की क्लास में मैं इतना ही रखूंगा, इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के अभी के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।